पूरे कमरे में आग लग जाने के बाद भी इस लड़की के शरीर को कुछ नहीं होता है। आखिर जेन डो का क्या राज है? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। 2016 में आई सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म जिसका टाइटल है द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो एक ऐसी फिल्म है जो आपको हैरान करके छोड़ेगी। फिल्म की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो चुका है। पूरी फैमिली के लोग मर चुके हैं और एक ब्रूटल मैसेकर के अंदर उस फैमिली के हर इंसान की लाश दिखाई जाती है, जो लॉ एनफोर्समेंट के पहुंचने के बाद भी वहां पर कोई प्रूफ नहीं है कि कैसे हुआ होगा। पूरी जगह पर खून के निशान हैं, हर तरफ सब कुछ फैला हुआ है और पुलिस डिड्यूस नहीं कर पा रहा है कि क्या हुआ। विक्टिम्स ने बहुत कोशिश की होगी वहां से बाहर निकलने की, लेकिन उस घर के अंदर बाहर से कोई नहीं आया है। अंदर ही कोई था, अंदर ही कोई राज था जिस वजह से वो सब लोग मर गए हैं और कोई भी प्रूफ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वहाँ पर उन्हें एक बॉडी मिलती है, एक जवान लड़की की, जो कंसील की गई थी हाउस के बेसमेंट में। और जो पुलिस है वो समझ नहीं पा रही है कि इस फीमेल कैडेवर के ऊपर क्या कनेक्शन है बॉडी के साथ, क्योंकि ये बॉडी फैमिली मेंबर्स में से किसी एक की नहीं है, लड़की उनसे कनेक्टेड नहीं है। और उनके मर्डर के साइट के ऊपर वहाँ पे वही बॉडी पाई गई है और इस बॉडी पे कोई निशान भी नहीं है कि ये कैसे मरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बॉडी का नाम जेन डो रखा जाता है। अगले सीन में हम एक आदमी देखते हैं जिसका नाम टॉमी टिडलिन है और वो अपने बेटे ऑस्टिन टिडलिन के साथ मिलकर ऑटोप्सी करता है लोगों की, अपने डिसीज्ड इंडिविजुअल्स की बेसमेंट के अंदर। उनके घर में एक कॉर्प्स है जो पूरी तरह से जला हुआ है और ऑटोप्सी करते वक्त ऑस्टिन से उसके पिता टॉमी क्विज करते हैं डेथ के रीज़न जानने के लिए। तो जब वो पूछते हैं कि इसका कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो ऑस्टिन कहता है कि आदमी बहुत ज़्यादा स्मोक इनहेल करने की वजह से मर गया है। पर टॉमी एक्सप्लेन करते हैं कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है उनके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ब्रेन डैमेज हो गया था। इसका मतलब ये है कि वो गिरने की वजह से मरा है, अपने सिर लगने की वजह से उसे चोट लगी थी और उस वजह से ब्रेन डैमेज से उसकी डेथ हो गई। टॉमी इंस्ट्रक्ट करता है ऑस्टिन को उसे टाइडी अप करने के लिए और बाकी सारा वो जो रूम है उसे बाहर निकालने के लिए और वापस उसे ड्रॉअर में डालने के लिए, ताकि वो दूसरी तरफ पेपर वर्क ख़त्म कर सके। लेकिन ऑस्टिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वहाँ अपनी कैट को देखकर। स्टैनली जो है वहाँ पर एक डेड रैट लेके आती है और जो ऑस्टिन है वो अपने हाथ धो रहा होता है, उससे एक आवाज़ आती है तो वो बाहर जाने के लिए इन्वेस्टिगेट करता है। तो अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड एमा वहाँ पर आकर सरप्राइज़ कर देती है। एमा चाहती है कि वो कुछ क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड कर सके, इसलिए वो उसे बाहर ले जाना चाहती है। साथ में ऑस्टिन उसे एस्कॉर्ट करता है अपने ऑटोप्सी रूम की तरफ। तो जब वो एंटर होती है पहली बार, वो एक्सप्रेस करती है अपनी क्यूरियोसिटी को और एक बॉडी को देखती है। ऑस्टिन जो है उसे ये आइडिया समझ में नहीं आता और टॉमी एंटर करते हैं रूम के अंदर और परमिशन करते हैं ग्रांट एमा को कि वो जाकर एक अनऑटोप्सीड बॉडी को देख सकती है। सारे कॉर्प्सेस को देखकर एमा सरप्राइज हो जाती है और बेल को देखकर बहुत फैसिनेट हो जाती है। टॉमी एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में कॉर्नर्स बहुत ही फिक्स्ड बेल्स लगाते थे बॉडीज़ के ऊपर, प्रिकॉशनरी तौर पे इंश्योर करने के लिए कि वो सच में मरे हुए हैं या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोमा की सिचुएशन में उसे ले आते हैं और अगर वो हल्का सा भी कुछ हिलाएंगे पैर तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो इंसान जिंदा है, इसीलिए उनके ऊपर बेल बांधी जाती है। ऑस्टिन और एमा जो हैं उसके बाद बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं कि अचानक वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है अब जेन डो की बॉडी को लेकर और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि टॉमी जो है, पुलिस चाहती है कि वो जो कॉज ऑफ डेथ है उन्हें अगले दिन ही पता चल जाए, क्योंकि जो ऑफिसर है उन्हें अर्ज करते हैं कि ये फटाफट कराना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने फादर को हेल्प करना चाहते हैं एक्सपेडाइट करने के लिए। तो ऑस्टिन जो है वो अपना प्लान पोस्टपोन कर देता है एमा के साथ और वापस टॉमी के पास रुक जाता है ऑटोप्सी करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि एमा उसे कहती है कि वो शायद लेट नाइट उसे फिर मिलने आए ताकि वो उसे बाहर ले जा सके। उसकी तरफ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर टॉमी को बताते हैं इस डिटेल के बारे में कि जो जेन डो हैं उनकी बॉडी पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। डेटाबेस में जो भी फिंगरप्रिंट्स थे उनसे कोई मैच नहीं करता है। अनएक्सपेक्टेडली टॉमी का जो पेट कैट है रूम में आता है और वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है एक लाइफलेस जेन डो को देखकर। पुलिस डिपार्ट कर जाती है। टॉमी और ऑस्टिन फिर उस ऑटोप्सी को शुरू कर देते हैं। प्रोसेस को अध्ययन करते हुए पहले
वो रेडियो को सुनते हैं। ऑस्टिन फोटोग्राफ लेना शुरू करता है जेन डो की बॉडी की और प्रोवाइड करता है एक एस्टिमेशन उसकी एज का, जो दिख रही है तो 20 साल की उम्र के आसपास की लग रही है। टॉमी धीरे धीरे सारी बॉडी देखता है जेन डो की। उसे कोई स्कार या ब्रूज या ब्लीडिंग का साइन नजर नहीं आता, लेकिन उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है कि जैसे वो आंखों को इंस्पेक्ट करता है तो उसकी आंखें, जो टिपिकली क्लियर आईबॉल्स ऑब्जर्व हो जाती हैं, रिसेंटली जो मरे हुए लोग होते हैं उनसे बहुत अलग हैं। उसकी आंखें देखकर लग रहा है कि वो बहुत पहले की मर चुकी है। जो इंडिविजुअल जेन डो है उसकी आईबॉल देखकर लग रहा है कि जो ओवरऑल स्टेट है वो उससे काफ़ी अलग है। कॉर्प्स जो है सजेस्ट करते हैं वो कि उसकी डिमाइस शायद अभी अभी हुआ है और शायद 2-3 घंटे पहले ही उसे अनकवर किया गया है। टॉमी और ऑस्टिन प्रोसीड करते हैं उसकी बॉडी को अनकवर करना और उसके अंदर बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें उन्हें पता चलती हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। जेन डो की जो रिमेन्स हैं, उसकी जो स्किन है वो कोई भी साइन एग्जिबिट नहीं करती है पेलनेस का। उसके जो जॉइंट्स हैं उनमें स्टिफनेस नहीं है, प्रोपोर्शन जो है वो अलाइन नहीं करता बॉडी के साथ। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं उसकी बॉडी में। टॉमी जो है उसके जेनेटिक एट्रीब्यूट्स को देखता है, फैसिलिटेट करता है कि एनालिसिस कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए। ऑस्टिन सारे रिकॉर्ड्स देखता है, सारी कंडीशन देखता है ब्लैक बोर्ड पे। टॉमी प्रोसीड करता है उसके हाथों को देखना, पैरों को देखना और एक अजीब सी डिस्कवरी देखता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो बोन्स हैं उसके रिस्ट और एंकल्स में वो पूरी तरह से क्रश्ड हैं, लेकिन कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा के निशान नहीं है। ऑस्टिन केयरफुली क्लीन करता है डर्ट को उसकी बॉडी के नीचे से, उसके जेन डो के नेल्स में से, बालों में से निकाल देता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जो डर्ट है वो जो सॉइल वहाँ लोकेशन पे मिला था उससे मैच नहीं करता। जो कॉर्प्स डिस्कवर हुआ था वो एक्चुअली ओरिजिनेट करता है नॉर्दर्न रीजन जो ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेन डो की जो टंग है वो बहुत सेवर्ड है। टॉमी डिड्यूस करता है कि शायद उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेन में से निकाला गया होगा और उसकी वजह से उसकी जो टंग है उसे बाहर निकाल दिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टॉमी है वो ऑब्जेक्ट देखता है जो जेन डो की थ्रोट में लॉज्ड होता है। टर्न्स आउट होता है कि वहाँ पर एक थ्रेट होता है। एडिशनली हम देखते हैं कि वो ऑब्जर्व करता है कि उसका एक मोलर नहीं है जो निकाल दिया गया है। उसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट करे वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को पूरा करके इसके इंटरनल ऑर्गन्स को खोलना चाहता है। जब उसकी सर्जरी वो शुरू करता है तो रेडियो स्टेशन जो है अब्रप्टली चेंज कर जाता है एक पुराने 1950s के गाने पे, पर टॉमी और ऑस्टिन ध्यान नहीं देते उस बात पे क्योंकि वो सर्जरी पर ध्यान दे रहे होते हैं। सर्जरी जैसे ही पूरी होती है तो टॉमी दोबारा से पेक्यूलरिटीज़ देखता है उसकी बॉडी में। जो उसके लंग्स हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं, जैसे 3rd डिग्री बर्न्स हों। इंटरनल ऑर्गन्स में बहुत सारे लैस्करेशन, स्कार टिश्यूज़ एंग्रॉस हो रखे हैं, पूरी बॉडी अंदर से बिल्कुल जली हुई है। एक ऑब्जेक्ट को देखकर वो घबरा जाते हैं। जो ऑस्टिन है वो देखता है बाहर देखते हुए कुछ भी नहीं है। वो जाकर ग्लिम्स देखता है कि शायद हॉलवे में कोई खड़ा है और मिरर की रिफ्लेक्शन आती है उसके ऊपर, लेकिन हॉलवे में किसी को ना पाकर वो वापस आ जाता है। ऑस्टिन जो है दूसरे रूम में जाने लगता है और वो इवेंचुअली अपने वेयर हाउस में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे एक अजीब सी आवाज़ आती है। वहाँ से वो ऑस्टिन हवा का रजिस्टर चेक करने के लिए जाता है तो एक स्ट्रेंज साउंड वहाँ पे उसे लग रहा होता है आएगी, लेकिन वो स्टार्टल हो जाता है किसी चीज़ के ऊपर गिर के। वो अपने बेटे को फॉलो करता है टॉमी, साथ में वो अपने पेट कैट को सीवियरली इंजर्ड देखते हैं। टॉमी एक्नॉलेज करता है कि शायद जो कैट है उसकी सफरिंग्स को ख़त्म कर देना चाहिए और वो उसे यूथेनाइज करने की कोशिश करते हैं और वापस आते हैं ऑटोप्सी पर ध्यान देने के लिए। अब वो देखते हैं कि जिम्सन वीड प्लांट है जो वहाँ पर इंड्यूस करता है पैरालिसिस, तो वो जेन डो की स्टमक से मिला है और हम देखते हैं कि उसकी स्टमक में एक स्मॉल पैकेज है जिसके अंदर जेन डो के मिसिंग मोलर टीथ के साथ एक कपड़ा है जिसके ऊपर अजीब सी रोमन न्यूमरल ड्राइंग बनी हुई है। वो डायग्राम को देखकर टॉमी प्रोसीड करता है जेन डो की स्किन को देखना, जो पता चलता है कि सिंबल से इंस्क्राइब्ड है अंदर से। साइमल्टेनियसली रेडियो पर हम देखते हैं कि ऑटोप्सी रूम एक्सपीरियंस करता है फ्रिक्वेंसी डिसरप्शंस और सारी लाइट्स अचानक से फट जाती हैं। लंच होने के बाद रूम में अंधेरा हो जाता है और अचानक से पूरे एरिया की लाइट चली जाती है। फ्लैश लाइट जलाने के बाद वो जो फादर है वो अस्टॉनिशमेंट में माउंट हो जाता है। जो सारे कॉर्प्सेस हैं वो ड्रॉर में से गायब हो जाते हैं।
टॉमी और ऑस्टिन जो हैं वो डिसीजन लेते हैं कि वो इस जगह से बाहर चले जाएंगे फटाफट से, और वो वहाँ पर नहीं रहना चाहते। लेकिन जैसे वो एलिवेटर के पास पहुँचते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ट्री गिरी हुई दिखती है जो रास्ता रोक रही होती है, और जो रिमेनिंग रूट है वो मैल फंक्शनिंग एलिवेटर का होता है जो उसके फादर और वो हैं जहाँ पे बेसमेंट में फंस जाते हैं। ऑस्टिन कोशिश करता है हेल्प मांगने की, लेकिन सेलफोन से सिग्नल कनेक्ट नहीं हो पाता। तो वो ऑफिसर के पास जाकर उस ऑफिस में लैंडलाइन फ़ोन को यूज़ करने के बारे में सोचते हैं, और डोर को सिक्योर करने के बाद टॉमी अटेम्प्ट करता है पुलिस को कॉन्टैक्ट करने का टेलीफोन के द्वारा, लेकिन जो लाइन है वो लूज़ हो जाती है। इस सारे कोर्स के बीच में जिन्हें पता चलता है कि जो आवाज़ है बेल की वो सुनाई दे रही है, और वो डोर के पीछे से आ रही है, सेम टाइम की बेल जो वो लाशों पे बांधते हैं, जो कंफर्म करते हैं कि वो मरे हुए हैं। ऑस्टिन चुपचाप साइड से निकलता है, डोर में से देखने की कोशिश करता है, और उनमें से एक जो मिसिंग बॉडीज़ है उनको विटनेस करता है कि वो जो कॉर्प्स से एग्रेसिवली अटेम्प्ट कर रहा है डोर को तोड़ के अंदर आना, लेकिन वो हैसिडली बैक्टिवेट करते हैं गेट को, और वो कबर्ड से उस गेट को बंद कर देते हैं। जब रिंगिंग और पाउंडिंग बंद हो जाती है तो ऑस्टिन कॉशियसली असेस करता है सिचुएशन को, और देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, और जो जेन डो का कॉर्प्स है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है इन सब सिचुएशंस के अंदर, और ये सारी बुरी चीज़ें तब से हो रही हैं जब से वो आई है। वो रिजॉल्व करते हैं कि वो जाकर उसको आग लगा देंगे, और जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें मिलता है कि जो जेन डो की लाइफलेस बॉडी है जो अभी इमोशनलेस पड़ी है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। टॉमी उस पर आग लगा देता है, लेकिन जेन डो की बॉडी को छूकर पूरे कमरे में आग फैल जाती है और पूरी सीलिंग में आग लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। अब हम देखते हैं कि जो जेन डो की बॉडी है वो एकदम साफ़ सुथरी पड़ी है और पूरा कमरा जल गया है। अब जो एलिवेटर है वो फंक्शनिंग करने लग जाती है, तो हेजिटेशन के बिना भागते हुए वो लोग वहाँ पहुँचते हैं एलिवेटर को पकड़ने के लिए। प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर वहाँ पर वो अनफोर्सिन सब्सटेंस देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो भाग ही नहीं पाएंगे और डार्क में से कुछ भागता हुआ आ रहा है, तो एलिवेटर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रहा होता है, और उस पिच ब्लैक मोर्ग हॉलवे के अंदर अजीब सी आवाज़ें आती हैं, बेल बजती है, वो डार्क हॉलवे इंटेंसिफाई होता जाता है, उन्हें बार भागने की कोशिश होती है, लेकिन वो गेट बंद ही नहीं हो रहा होता, और जैसे जैसे वो नज़दीक आती है फाइनली वो क्या करते हैं कि जो पार्क है वो अलाउ करता है ऑस्टिन को अपने फादर को बाहर निकालना। अनफॉर्चुनेटली वो सॉफ्ट लिफ्ट होती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो दरवाज़ा है एलिवेटर का वो अभी भी बंद नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जो हॉन्टिंग साउंड है बेल की वो फास्ट उनकी तरफ आ रही है। वो पैनिक से ओवरवेल्म हो जाते हैं, और जो टॉमी है एक एक्स फेंक के मारता है उस फिगर की तरफ जो उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा होता है, इससे पहले कि डोर बंद हो जाए। जो बॉडीज़ हैं रिजरेक्टेड लोगों की जिनमें बेल लगे हुए हैं, इस चीज़ की वजह से ऑस्टिन घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो जो मोशनलेस बॉडी पड़ी है ज़मीन पर वो एक्चुअल में एमा की है, और अनइंटेंशनली टॉमी ने वो जो एक्स है वो एमा को मार दिया था और एमा मर चुकी है। इस बात से वो कन्विंस हो जाते हैं कि जेन डो का कॉर्प्स ही है इन सब चीज़ों की असली वजह, तो वो कोशिश करते हैं कि वो उसका सच पता करने की कोशिश करें। अब उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं ऑटोप्सी रूम के अंदर, और वो प्लान बनाते हैं कि वो जेन डो के डर के साए को ख़त्म करके रहेंगे। ऑस्टिन जो है प्रोसीड करता है जेन डो के स्कल को एक्सट्रैक्ट करना सैंपल के लिए उसके ब्रेन टिश्यू सेल्स, जो केयरफुली वापस लगाने की कोशिश करता है और कंडक्ट करता है टेस्ट। उससे से पता चलता है कि जेन डो का ब्रेन जो सेल है वो अभी भी एक्टिवली प्रोवाइड कर रहे हैं एविडेंस कि वो समहाउ जिंदा है, और वो सारे जो जिंदा होने के लक्षण है वो पोजेस करती है। ऑस्टिन प्रोसीड करता है सारे जगहों के सिंबल्स को एग्जाम्पल को लेना और उन क्लॉथ के बने हुए सिंबल्स को सारे को एग्जामिन करना। डिस्कवर होता है कि जेन डो का जो स्टमक है जिसके अंदर वो सिंबल वाला पेज मिला था वो और ये पेजेस सब सेम है। लेटिवियस 2027 एंड द नंबर 1693 के अंदर उसे पता चलता है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं एक साल को। टॉमी रिट्रीव करता है उस होली बुक को जो लेटिविकस की है बुक शेल्फ से निकालकर, उसके पेज पर वो वर्ष 2027 पे पहुंचता है, और वहाँ पर दिखाया जाता है डेथ पेनल्टी के बारे में। इसको देखकर वो उन्हें रिमाइंड होता है उस डेथ पेनल्टी के बारे में जो पुराने ज़माने की विचेस लगाया करती थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 1963 में एक बड़े स्केल पर ट्रायल किया जाता है सेलम के ऊपर, जहाँ पर अपेरेंटली सारी विचेस रहती हैं। टॉमी स्पेक्यूलेट करता है कि जेन डो भी 1700 ईस्वी की है और उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि पुलिस वाले ये नहीं जानते कि वो कितने सालों से मरी हुई है। वो फर्दर कंक्लूड करते हैं कि जेन डो शायद बदला लेने के लिए वापस आई है और उसे जानबूझ के गलत तरीके से मारा गया था ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ का बदला ले सके, इसलिए वो अब सबके साथ ऐसा कर रही है।
इस क्रूशल इन्फॉर्मेशन को अगर कवर करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बेल एक बार और बजती है। तो मिसिंग बॉडी से वो अटेम्प्ट करती हैं वापसी अपने ऑटोप्सी रूम में आने की। ऑस्टिन डेस्परेटली ट्राई करता है गेट को बंद रखने का, रियलाइज़ करता है कि जो सिचुएशन है वो इसीलिए ख़राब होती जा रही है। टॉमी फिर अप्रोच करता है जेन डो के कॉर्प्स को, अटेम्प्ट करता है कनेक्शन बिल्ड करने का और कहता है कि टेक्निकली तुम अभी भी ज़िंदा हो, सिंपली तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहता हूँ मैं। टॉमी कहता है कि तुम मुझे सेक्रीफाइस के तौर पर ले लो। जेन डो प्लीज़ मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे बेटे को छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। टॉमी अपना कंसेंट देता है कि वो अपने जो एंकल्स हैं उसको देखता है कि देखते ही देखते उसके एंकल्स, उसकी रिस्ट सब कुछ शैटर होना शुरू हो जाते हैं और जो वुंड्स हैं जेन डो की बॉडी के ऊपर वो भरने लग जाते हैं। टॉमी जो मैनिफेस्ट कर चुका था उस वजह से जो जेन डो की इंजरीज हैं वो सब भरते जा रही है और टॉमी जो है एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लंग को भिड़ते हुए, सारे वुंड्स उसके बॉडी पे लगते हुए। जेन डो की बॉडी इमीडिएटली खड़ी हो जाती है, हील हो जाती है और जो टॉमी की बॉडी है उससे बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। टॉमी की आंखें ग्रे हो जाती हैं और जेन डो की आंखें क्लैरिफाई होने लग जाती हैं। ओवरवेल्म होकर टॉमी जो है अपने बेटे ऑस्टिन से कहता है कि प्लीज़ मेरी जान को छोड़ दो और इन सबको मेरे को मारने से पहले मार दो और मुझे भी मार दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो सकूं। तो अपने बाप की बात को सुनते हुए वो एक बड़ा सा नाइफ लेता है और अपने फादर के ऊपर चला देता है ताकि ऑस्टिन अपने फादर को इस पेन से बाहर निकाल सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्टिन नोटिस करता है कि जो लाइट्स हैं वो रिस्टोर हो गई, रेडियो वापस चलने लग गया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अचानक से उसे आवाज़ आती है एक उसका नाम बुलाने की किसी के बाहर से। वो बिलीव करता है कि शायद पुलिस वाला बाहर आया होगा जिसने जेन डो की बॉडी को डिलीवर किया था। तो भागता हुआ हेल्प मांगने जाता है। ऑस्टिन रियलाइज़ करता है कि वो डोर तक पहुंच तो गया लेकिन एक अजीब सी आवाज़ आती है। जो आवाज़ होती है कॉप की वो फेड अवे हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है एक अजीब से गाने से जो जेन डो की ऑटोप्सी के टाइम पे बज रहा था। अब वो पैनिक से घिर जाता है। डरा हुआ ऑस्टिन जो है वो आवाज़ सुनता है बेल की डाउनस्टेयर्स से और जाता है। जब वो इन्वेस्टिगेट करने तो उसे कुछ नहीं मिलता। टर्न्स आउट जो घोस्टली अपैरिएशन उसके फादर की लाइफलेस बॉडी है वो वहाँ पर खड़ी है ओवरवेल्म्ड। वो शॉक हो जाता है और रेलिंग से नीचे गिर जाता है और रेलिंग से गिर के उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस वाले आते हैं टॉमी के रेजिडेंट पे। वो घबरा जाते हैं सब चीज़ें देखकर और वो देखते हैं कि टॉमी और ऑस्टिन जो हैं क्राइम सीन के ऊपर मरे हुए मिलते हैं। अजीब सी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और वो भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि क्या हुआ होगा। वो उसकी गर्लफ्रेंड की लाश को भी डिस्कवर करते हैं। फिर देखते हैं कि जेन डो की बॉडी वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है और वहाँ पर कुछ नहीं हुआ है उसकी बॉडी को। तो उन्हें लगता है कि शायद उसकी बॉडी आने के बाद वो उसकी ऑटोप्सी करने से पहले ही मर गए हैं। जो अब वो कहते हैं कि जेन डो की बॉडी को दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा फर्दर एग्जामिनेशन के लिए और कंक्लूड करते हैं स्टोरी को कि एम्बुलेंस के अंदर जेन डो की बॉडी कहीं और जा रही होती है और रेडियो के इनसाइड व्हीकल के अंदर वो सेम गाना बज रहा होता है जो ऑस्टिन और टॉमी की मौत के दौरान बज रहा था जब वो जेन डो की बॉडी के साथ थे। इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर एक हल्का सा मूवमेंट होता है और उसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये मुफ्त है। कमेंट्स में हमें अपनी फेवरेट पार्ट बताइएगा और दोस्तों के साथ ये अजीब सी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और फिल्म के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।